उसमें उन योग्य विद्यार्थियों की जगह अगर परीक्षा माफिया के द्वारा सेट किए गए विद्यार्थी अगर वहाँ जाते हैं तो वो क्या भविष्य देंगे देश को। समझिए कि माँ बाप जो है अपनी पूरी कमाई, मैं वैसे परीक्षार्थियों को जो पास हो रहे हैं मैं उनको केवल अपराधी नहीं मान रहा हूँ, मैं उनको भी विक्टिम के नज़रिए से देखा। नीट के द्वारा जो वैसे लोग शिक्षा माफिया के द्वारा जिनका चयन होगा वहाँ पर और वो पहुँच कर डॉक्टर बनेंगे तो किस तरह की चिकित्सा व्यवस्था का, और जहाँ दबाव ज़्यादा होगा और अवसर सीमित होंगे तो वहाँ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसी परीक्षा प्रणाली है जिसको कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एनटीए बनाया तो इसी काम के लिए गया था ना। तो आपने क्या विवेचना किया, आपने क्या ऐसा दृष्टिकोण पहले से पैदा किया, क्या परीक्षा प्रणाली में ऐसा सुधार किया है कि सरकार इससे ऊपर हटकर, राजनीति से ऊपर उठकर उसको इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और नौकरी के जो और विकल्प हैं उस ओर भी वो सोचे। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को एक दूसरा विकल्प भी सोचना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द पंचायत। और यूजीसी नेट का पेपर अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, उसको कल रद्द कर दिया गया है। 18 जून को पेपर हुआ और 19 तारीख को रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट और नीट ये दोनों परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दिया गया है। एनटीए का असफलता लगातार दिख रही है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे डॉक्टर गौतम सर से, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और एजुकेशन काउंसलर भी हैं। तब बातचीत करते हैं और सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, लगातार यूजीसी नेट और नीट का पेपर अभी एनटीए के द्वारा कराया गया, ये दोनों पेपर लीक हो गया। सर, यूजीसी नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एनटीए नेट का पेपर कल रद्द कर दिया गया। सर, इसको कैसे देख रहे हैं और कैसा एजुकेशन सिस्टम है कि बार बार सर ये पेपर लीक हो जा रहा है एनटीए के द्वारा? एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए जी ये जो अभी घटनाएं हुई हैं वो बहुत चिंतनीय हैं, इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि लाखों छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वो सफलता मिलेगी। मेरा मतांतर थोड़ा अंतर इस बात का है, इस बात को कि हो सकता है कि सीटों की संख्या सीमित हो और परीक्षार्थियों से ज़्यादा हों, सफलता कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलेगी। ठीक है, उसका प्रतिशत कम हो सकता है या एक सैचुरेशन पॉइंट है, लेकिन उस सैचुरेशन पॉइंट में भी या जो सफल परीक्षार्थी होने चाहिए वो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो तर्कसंगत निर्णय जो हमारा कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ जस्टिस, कि जो उस पोजीशन के लिए हकदार हों, जो उसके सही वास्तविक हकदार हों, उनका चयन हो। अब आप बताइए कि अगर कोई शिक्षा माफिया जो है वो उस वैसे बच्चों का जिनका हक ऐसा है कि जो वहाँ उनको दिखना चाहिए, डॉक्टर के लिए जो नीट के एग्ज़ाम हुए हैं या लेक्चरशिप के लिए, प्रोफेसर के लिए जो नेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें उन योग्य विद्यार्थियों की जगह अगर परीक्षा माफिया के द्वारा सेट किए गए विद्यार्थी अगर वहाँ जाते हैं तो वो क्या भविष्य देंगे देश को, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। नेट पास करने वाले आदमी तो रिसर्च करेंगे ना, शोध करेंगे ना, प्रोफेसर बनेंगे। कल को शिक्षा माफिया के थ्रू आए हुए प्रोफेसर वहाँ पढ़ाएंगे तो बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे। नीट के द्वारा जो वैसे लोग शिक्षा माफिया के द्वारा जिनका चयन होगा वहाँ पर और वो पहुँच कर डॉक्टर बनेंगे तो किस तरह की चिकित्सा व्यवस्था का योगदान करेंगे। आप ये, मैं इसे भूल नहीं समझता हूँ, मैं इसे एक अपराध की श्रेणी में मानता हूँ। अपराध ऐसा जो अक्षम्य है, क्योंकि मैं इसे हत्या के समकक्ष मानूंगा। सर, लगातार ये मांग चल रही कि एनटीए को रद्द कर दिया जाए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो परीक्षाएं लेती है, उस संस्था को ही रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उस संस्था को। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एनटीए जो बनाया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो बनाया गया था, उसका बेसिक दृष्टिकोण क्या था कि पहले अलग अलग संस्थाएं जो थी वो अपना प्रवेश परीक्षा हो या कहिए कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होती थी वो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अपना लेती थी, और एनटीए बनाया गया था कि एक समरूप परीक्षा प्रणाली जो है वो लेने में एक सक्षम एक ऐसी अधिकरण, एक एजेंसी की स्थापना की जाए जो पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर सारी परीक्षाओं को कंडक्ट करा सके, सेंटर्स बना सके। उद्देश्य काफ़ी अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका उचित तरीके से नहीं हुआ। जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होना या माफिया की घटना, ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि ये पहली घटना है ऐसी, पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुआ है। जैसे आपको याद होगा कि बिहार में एक सरगना ही था जो मेडिकल में, जिसको लोग रंजीत डॉन के नाम से जानते हैं, और कहाँ नहीं उसके कैंडिडेट होंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं भी उसके द्वारा पास किए गए कैंडिडेट से मैं भी मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मैं वो जानता हूँ कि ये एक ऐसी परीक्षा प्रणाली है जिसको कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एनटीए बनाया तो इसी काम के लिए गया था ना।
तो आपने क्या विवेचना किया, आपने क्या ऐसा दृष्टिकोण पहले से पैदा किया, क्या परीक्षा प्रणाली में ऐसा सुधार किया? उल्टे तकनीक पर ज़्यादा निर्भरता होने की वजह से आपने, ठीक है परीक्षा का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ रहा है, उसकी वजह से जल्दी कोऑर्डिनेट किया जा पा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें मानवीय समावेश का और सेंटर्स के एक अधिकार का इतना बड़ा व्यापक नेटवर्क, जहां अगर मान लीजिए 9-9 लाख बच्चे, 10-10 लाख बच्चे अगर एक साथ बैठ रहे हैं, तो एक दिन में परीक्षा कंडक्ट कराने की वजह से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सेंटर पर ऐसी भूल होने की संभावना बनी रहेगी। और डिजिटाइजेशन के ज़माने में, सोशल मीडिया के इस दौर में और इन तकनीक की पहुंच की वजह से अब ये नहीं है कि केवल एक सेंटर तक प्रश्न पत्र निकल के रुक जाएगा, वो पूरे देश भर में फैल जाएगा। और एनटीए देश भर में नहीं, विदेशों में भी परीक्षा केंद्र बना के परीक्षा ले रहा है। और ये जानना तब काफ़ी मुश्किल काम होगा कि किस सेंटर से पेपर लीक हो रहे हैं। अभी नीट वाले आपने देखा होगा कि गोधरा में भी प्रश्न पत्र दिखे, पटना में भी प्रश्न पत्र दिख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इतने दिनों के अनुसंधान में और मीडिया के इतने दबाव के बावजूद अभी तक कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता कि किस प्रश्न पत्र या किस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुए, या प्रश्न पत्र जहाँ से छपे थे वहाँ से लीक हुए, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुए, या परीक्षा संचालन के दौरान लीक हुआ। इस व्यवस्था की खामी को दूर करने के लिए तो एनटीए बनाया गया था। अगर एनटीए इस अपने उद्देश्य में सफल नहीं है तो मुझे लगता है कि तो पुरानी परीक्षा प्रणाली को फिर से लागू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कम से कम एक चीज़ तो था कि दबाव उनके ऊपर था, लेकिन वो परीक्षा जो लेते थे वो कहीं ना कहीं 1-2 सेंटर्स तक की ही स्थिति ऐसी होती थी कि जिनको लोग पकड़ पाते थे। अब तो ऐसा हो गया कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं या आपको आंसर की मिल रहा है तो आप उसका पूरा प्रसार कर दे रहे हैं चारों ओर जी, तो फिर और आप रटवा रहे हैं। ऐसा भी मामला आया जी, सामने आया था सर कि आप रटवा कर परीक्षार्थियों को बिठा दे रहे हैं। कहाँ गया वो कोडिंग सिस्टम जहाँ आप प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता को बदल देते थे, जो इसकी ये गोपनीयता बनी रहती थी कि किसी को सेट ए मिलेगा तो सेट बी मिलेगा किसी को, वो तो कुछ नहीं रह गया। इसका मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि सेटिंग करने वाले लोग या जो परीक्षा माफिया हैं, एक तो अगर ऊपर की मिली भगत नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये विचारणीय प्रश्न है कि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आने वाला है वही कोड के साथ, उसी कूट के साथ और उसी क्रमबद्धता के साथ, क्योंकि बच्चों का आंसर रटवाया जा रहा है ना कि पहला का ये होगा, दूसरा का ये होगा। इसका मतलब उसको पूरी जानकारी है इस बात की कि कौन से प्रश्न पत्र किस कोड में आने वाले हैं, किस क्रम में आने वाले हैं। तो ये बिना ऊपर की मिली भगत की संभव नहीं है। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि आप केवल पदाधिकारियों को ही दोषी नहीं कह सकते हैं, इसके लिए साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के जो कर्णधार हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जो उसके प्रधान सेवक हैं, उनको भी ये जवाबदेही नैतिक रूप से तो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि 1-2 बच्चों का भविष्य का बात नहीं है, लाखों बच्चे। आप सोचिए कि लोग परीक्षा, माँ बाप, मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा चिंतित तो उनके माँ बाप होते हैं। परीक्षा सेंटर के बाहर अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, आप क्या है वो 10वीं पास बच्चे हैं, 12वीं पास बच्चे हैं, वो परीक्षा जाके दे रहे हैं, नीट वाले एग्जाम में पर्टिकुलरली मैं कह रहा, और तो उनके बाहर गार्जियन धूप में बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, और भूखे प्यासे कितनी दूर से कोई ट्रेन पकड़ के आ रहा है, कोई किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक रहा है, किसी के, आपने देखा होगा कि कई बार कि उन बच्चों के बारे में सोचिए ना जो कभी लेट हो जाने की वजह से सेंटर में जिनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। उससे तो बेहतर है कम से कम जो अंदर गए हैं उनके साथ कितना न्याय हो रहा है कि वो एक और परीक्षा दे रहे हैं और दूसरी ओर कुछ कतिपय लोग वो प्रश्न पत्र लेकर आराम से, आप सोचिए कि उनके चेहरों पर कैसी राक्षसी हंसी होगी, जीत का जश्न कैसा होगा उनके अंदर। सर सवाल ये उठ रही है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है सर। धर्मेंद्र जो प्रधान हैं, लगातार जब से अपना पद संभाले हैं उसके बाद 2-2 पेपर लीक कांड हो गया सर। नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगना या देना ये एक राजनीतिक विषय हो सकता है। मेरा जो अपना मत है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई एक दूसरा शिक्षा मंत्री भी आए इनकी जगह जी, तो क्या वो ऐसी परीक्षा प्रणाली लेके आएगा जिससे इन परीक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल कसी जा सके? कौन सा ऐसा फूल प्रूफ प्लान लेके आएंगे वो? क्या उनके पास विशेषज्ञ हैं इस मामले में कि जो
भविष्य में ऐसी जो परीक्षा में लीक हो रहे हैं प्रश्न पत्र, उसको रोकने के लिए, या क्या ऐसा कोई कानून जिससे परीक्षा माफियाओं के अंदर वो भय पैदा हो इस चीज़ को लेकर? जो पैसे लगने की बात आ रही है कि ब्लैंक चेक ले लिए जाते हैं परीक्षार्थियों से, 40 लाख 30 लाख, आप सोचिए कि ये एक रकम आम आदमी से आप सोचिए कि एक्सपेक्ट कीजिए कि उसके पास हो तो वो क्या कुछ कर सकता है। लेकिन वो अपने पूरे जीवन का समझिए कि माँ बाप जो है अपनी पूरी कमाई, मैं वो ऐसे परीक्षार्थियों को जो पास हो रहे हैं मैं उनको केवल अपराधी नहीं मान रहा हूँ, मैं उनको भी विक्टिम के नज़रिए से देख रहा हूँ कि उनकी जीवन की कुल पूंजी की कमाई, ठीक है, आप उठाकर आप दे रहे हैं कि मेरी उस प्रतियोगिता परीक्षा में मैं सफल हो जाऊँ। जो व्यक्ति ऐसे तरीके से पास होके जाएगा, क्या उस पर कोई नैतिकता बची रहेगी? डॉक्टर बनेगा तो वो 40 लाख रुपए पहले अपने कमाने की सोचेगा? क्या वो समाज सेवा के रूप में कभी सोचेगा इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं सर। तो ये तो इस्तीफा दे देने से तो किसी समस्या का हल नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि विपक्ष के भी जो दल है, या देश भर में कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग, या परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं हैं, अभिभावकों की जो एक श्रेणियां होती है जो खास करके इन मामलों में थोड़ा सचेत हैं, मतलब जो सजग हैं, मुझे लगता है कि उनकी एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाकर उनके अनुभव को साझा करना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो सकता है, कैसे कैसे परिस्थितियों में लोग झांसे में आते हैं, इसमें उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड कुछ इस्तेमाल करके देखा जाए छोटे पॉकेट्स में कुछ एग्ज़ाम्स का, कि अगर इस माध्यम से हम अगर लेते हैं तो क्या होता है। अगर परीक्षा को कई दिनों तक जब हम चुनाव करा सकते हैं जी, कई चरणों में, पेज में, तो हम परीक्षा क्यों कई चरणों में क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या हमारे पास प्रश्न पत्रों की कमी हो गई है? क्या हमारे पास प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञों की कमी हो गई है? अगर आप छोटे छोटे सेंटर्स बनाएंगे, जैसे सुविधा के लिए चुनाव कराया, वैसे ही छोटे छोटे चरणों में आप भी एग्ज़ाम लीजिए। मुझे लगता है कि बड़ा पॉकेट होने की वजह से मानवीय भूल की होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है। सर अभी कुछ महीना पहले यूपी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था, उसका भी पेपर लीक हो गया था। फिर बिहार में टीचर वाला TR3 का पेपर देखेंगे वो भी रद्द हो गया था सर। अभी नेट का हो गया, फिर से नीट का हो गया। तो तमाम जगह पे सर पेपर लीक हो रही हैं, अफवाहें चल रही, बातें सामने आ रही, सच भी सामने आ रहा है सर इसमें। और लगातार सर बिहार और यूपी सेंटर क्यों बनते जा रहा है सर पेपर लीक कांड का? आपने देखा होगा कि अगर आप इस तरीके से देखें कि कोटा पे कहाँ के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बिहार से यूपी से ज़्यादा ही जा रहे हैं। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़्यादातर कहाँ के विद्यार्थी बिहार बैठते और हैं? यूपी। बिहार यूपी और आपका बंगाल भी जो है, मोटे तौर पे मैं उसको भी मानता हूँ कि वहाँ के लोग भी अब थोड़ा थोड़ा सजग हैं सरकारी नौकरी को लेकर या प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ये यहीं के टीचर जाके कोटा में पढ़ा रहे हैं, यहीं के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। एक अलग व्यवस्था, वहाँ अर्थव्यवस्था ही एक तरीके से मतलब नया इन्होंने सृजन कर दिया है। यहाँ भेड़ चाल वाली जो भाषा हम कहते हैं ना, कि अधिकांश लोग जिस रास्ते पे चलते हैं तो अधिकांश लोग चाहते हैं कि हम भी उसी चीज़ को फॉलो करें, और जहाँ दबाव ज़्यादा होगा और अवसर सीमित होंगे तो वहाँ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की जाती है। इसी चीज़ का लाभ परीक्षा माफिया, इसी मानसिकता का लाभ उठाते हैं परीक्षा माफिया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा ईगर इस मामले में, वो मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि अवसर कम है। तो उस अवसर के बीच में उनको पता है कि किस तरीके से किसी का हमको मानसिक दोहन करना है। अब दूसरी एक और चीज़ है, ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी भी रिसोर्स के मामले में बहुत पिछड़े हैं, और तकनीक के अलावा मानवीय निर्भरता इस पर बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ मिडिल मैन, मतलब जिसके ऊपर आपकी निर्भरता ज़्यादा होगी, उसमें से अगर एक कड़ी भी कोई कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ आप ये देखेंगे कि ये लीक वाली घटनाएं होते रहेंगी। आपने व्यापम पहले सुना होगा मध्य प्रदेश में जी। तो व्यापम से लोगों को सीख लेनी चाहिए। व्यापम एक बड़ा विशाल घोटाला हुआ, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं और बहाली का ही घोटाला था, और उस पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस की सरकारों पर भी आरोप लगे कि वो घोटाला लंबे अरसे तक चला, मतलब 15 साल 20 साल चला। तो आप सोचिए उसके बाद जो परीक्षा प्रणाली वहाँ अडॉप्ट की गई है, तो मुझे लगता है कि कुछ उसमें हद तक, वहाँ कुछ हद नहीं बहुत हद तक मुझे लगता है कि वहाँ सुधार की आवश्यकता जो थी उसको लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे लगता है वहाँ से भी कुछ सीख लेने की आवश्यकता है कि आप किस तरीके से आप कर सकें। और बिहार और यूपी के परिप्रेक्ष्य में तो एक चीज़ तो है कि यहाँ उतने ही मेहनती लोग हैं, तो मेहनती होने के साथ साथ यहाँ
शॉर्टकट लेने वाले लोग भी उसी तरीके के लोग हैं। सर आप एक एजुकेशन काउंसलर भी हैं, पत्रकारिता विभाग में पढ़ाते भी हैं सर आप। लगातार देखा जाता है कि अगर कोई परीक्षा रद्द होता है तो सिर्फ एक बच्चे का परीक्षा रद्द नहीं होता है सर, उसके साथ साथ उसकी फैमिली पूरी जुड़ी होती है, फैमिली उसके साथ साथ मेहनत करती है, बच्चा तैयारी करता है तो सर मनोबल टूट जाती है। सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि देखिए, परीक्षा रद्द होने के बाद जो उनकी मानसिक स्थिति होती है उसका मैं अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी छात्र जीवन में रहा जी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, मैंने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट रद्द हो गया, तो क्या बीतती है वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन का कोई अंत नहीं है और लोगों को धैर्य रखना चाहिए, मनोबल बनाए रखना चाहिए। जहाँ निराशा का भाव है वहीं से कहीं एक आशा की किरण भी निकलेगी। और मेरा ये मत है कि जो मीडिया जिस तरीके से सजग है, देश की राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में मुझे लगता है कि विचार कर रही हैं कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी के कार्यकाल में हो, जब प्रश्न पत्र लीक होता है तो पूरी एक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है जी। तो मुझे लगता है कि सरकार इससे ऊपर हटकर, राजनीति से ऊपर उठकर उसको इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उनको मिल सके। मुझे लगता है एक और चीज़ मैं आपको इस चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा कि जैसे अभी 9 लाख बच्चों ने नेट का एग्ज़ाम दिया। अब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, विश्लेषण जो खुद से कर रहा हूँ कि एक सांख्यिकी के रूप में आप सोचें कि ये बच्चे या तो पीएचडी में जाएंगे जी, या पहली बार में वो एलिजिबल हो जाएंगे लेक्चरशिप के लिए। क्या देश भर में पूरे अगर विश्वविद्यालयों को मिला दिया जाए तो क्या 9 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं? मुझे तो नहीं लगता कि 50,000 पद भी पूरे देश भर में अगर जोड़ लिए जाए तो इस शैक्षणिक वर्ष में खाली हो। तो हर साल ये नेट करके पास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर 9 लाख में 50,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है तो 8.5 लाख इस साल पेंडिंग। जी सर। फिर अगली बार वो फिर बैठेंगे। प्रतिशत भले ही सफलता का कम है, लेकिन अगर 10% भी सफल विद्यार्थी हो रहे हैं जो नेट के आंकड़े कहते हैं तो 90,000 के करीब से लेके 1 लाख के करीब लोग पास हो रहे हैं। और शैक्षणिक पद मुझे नहीं लगता है कि 20 से 25,000, 20 से 25,000 का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे कि केवल एक विश्वविद्यालय में कितने कितने सालों के बाद वैकेंसी निकलती है, कितनी रिक्तियां निकलती हैं, तो 10-12 सालों के बाद तो जाकर ये रिक्तियां आती हैं। तो मुझे लगता है भेड़ चाल वाला काम नहीं आदमी को करना चाहिए। अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, नेट में आप जा रहे हैं, सफलता मिलती है तो ठीक है, लेक्चरशिप की तरफ आप बढ़े, भविष्य की शुभकामनाएं सब लोगों को। जिनको एकदम डेडिकेटेड कैरियर बनाना है वही उस सेक्टर में जाए, लेकिन नौकरी के जो और विकल्प हैं उस ओर भी वो सोचे। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को एक दूसरा विकल्प भी सोचना चाहिए। जैसे नीट के मामले में ही आपने देखा होगा कि इतने बच्चे बैठ के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीटें तो उस अनुपात में है नहीं मेडिकल के लिए, वो मैक्सिमम 1 से 2 साल और ट्राई कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपका एक इतना बड़ा समय भी तो जाया हो रहा है। लेकिन अगर उसी मेडिकल सेक्टर में ही आपको जाना है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायो मेडिकल में जो है, और उसके पैकेजेस 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक के पैकेजेज हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, 3 साल में, 4 साल में। मेडिकल तो आप 7 साल, 8 साल करके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गार्जियंस को भी ये चीज़ सोचने की आवश्यकता है कि एक अच्छे एजुकेशनल काउंसलर्स के माध्यम से संपर्क कर बच्चे का पहले वो देख लिए, जांच ले कि वो मेडिकल की तैयारी में उस ओर जाएगा तो सफल होने के चांसेस है कि नहीं, दूसरा क्या विकल्प हो सकता है। इससे क्या होगा कि ये जो मान लीजिए क्वेश्चन आउट होता है या कभी निराशा का भाव होता है तो ये क्षणिक हो सकता है आपके लिए, जब आपके पास दूसरा कोई एक विकल्प खुला मिलेगा, आपको लगेगा कि चलो यहाँ नहीं, हम किसी दूसरे हिस्से में जाएंगे। तो इस ओर भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। शुक्रिया सर से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो डॉक्टर गौतम सर थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पे सोच और विचार कर कदम लेना चाहिए, उठाना चाहिए इसके तरफ, और जो बच्चे भेड़ बकरी के चाल में चल रहे हैं ऐसे न चले। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनटीए को नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम कराना चाहिए और आने वाले भविष्य में ऐसी कोई दिक्कतें न हो एनटीए के द्वारा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।